यूक्रेन के जेट्स के अंदर वो रियल टाइम इंटेल इन्होंने बंद कर दिया था। इसके कारण वो कंटिन्यूस इंटेल आने से वो रशिया की मिसाइल्स को ट्रैक कर सकते हैं, उनको जैम भी कर सकते हैं। तो जिसके कारण ये जो F-16 है, अब इनको यूज़ नहीं किया जा रहा है। इसके बदले वो मिराज 2000 यूज़ कर रहे हैं और मिराज 2000 अभी एक तरह से रशियन मिसाइल्स को उनको शॉट डाउन कर रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज जर्मनी से आ रही एक खबर पर हम बात करने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से एक कंफर्मेशन आया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका और जो उसके यूरोपियन अलाइज हैं उनके बीच में रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर एक दूरी बनी है, एक रिफ्ट आ गई है, जिसकी खबर और जो चर्चा में लगातार बना हुआ है। अब नतीजा ये है कि हम सब जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच जो एक मिलिट्री सेटअप या फिर कहें कि जो एक अलायंस था नेटो, उससे भी अमेरिका दूरी बना रहा है। अब इस पूरे पैक के तहत जो हथियार और जो सारी चीज़ों का एक्सेस और डील्स कॉर्पोरेशन जो उनके बीच था, उसमें F-35A को लेकर जो $9 बिलियन की जो डील हुई थी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में, उसमें उनके पास F-35 के 35 जेट्स हैं, जिसको लेकर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से ये अब खबर आ रही है कि अमेरिका के पास वो किल स्विच एक्सेस है और वो कभी भी इन जेट्स को इनएक्टिव कर सकता है। ये कंसर्न अब जर्मनी की तरफ से रेज़ किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो किल स्विच सिस्टम है, ये कोई रूमर नहीं है। इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे और इसको हम समझेंगे हमारे मेहमान उमेश अग्रवाल जी से कि जो किल स्विच सिस्टम को लेकर बातें की जाती हैं, वो किस हद तक सही हैं और जो जर्मनी ने या पूरे यूरोपियन यूनियन के जो कंसर्न्स हैं, वो किस हद तक जायज़ हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, जर्मनी की तरफ से ये कंसर्न सामने आया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो नेटो अलायंस था, अब वो तो टूटता नज़र आ रहा है। उसी के चलते जर्मनी ने ये कंसर्न ज़ाहिर किया है, क्योंकि उनके पास 35 F-35 हैं, तो उसमें किल स्विच सिस्टम को लेकर उन्होंने शंका ज़ाहिर की है कि ये ऐसा कर सकता है अमेरिका। आपको क्या लगता है कि अमेरिका कर सकता है ऐसा? क्योंकि अब रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर जो दूरियां बनी है, उसका नतीजा क्या ये होगा? देखिए अंबर जी, अभी मोदी जी गए थे, आपको मालूम है, अमेरिका गए थे। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि वी आर ऑफरिंग यू आवर बेस्ट एयरक्राफ्ट F-35। और हुँ, हमने भी बहुत सारे शोज किए थे। हमने बताया था कि F-35 क्यों लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। ब्ला 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 सब चीज बात कर ली, सब ठीक है। बट अब ये चीज ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका के पास उनके जो फाइटर जेट्स डेवलप होते हैं, उनका वो किल स्विच उनके पास होता है। किल स्विच में जैसे आपने बोला है कि जैसे आप बता रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि ऐसा एक रिमोट स्विच है क्या जिसको दबाते ही सारे एयरक्राफ्ट एक्टिव हो जाते हैं। ये तो मालूम नहीं, पर बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जिसके कारण वो एयरक्राफ्ट जो यूज़ होते हैं, उसको वो इनइफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे अभी यूक्रेन रशिया वॉर में उन्होंने बोला है, अमेरिका ने बोला था अपने एलाइज को, नेटो एलाइज को, जिसमें जर्मनी थे, नीदरलैंड थे, बेल्जियम थे, उनको बोला है कि आप अपने जेट्स F-16 के जेट्स यूक्रेन को भेजो। और यूक्रेन के जेट्स के अंदर वो रियल टाइम इंटेल इन्होंने बंद कर दिया था। अब इस रियल टाइम इंटेल में क्या होता है कि F-16 के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसके कारण वो कंटिन्यूस इंटेल आने से वो रशिया की मिसाइल्स को ट्रैक कर सकते हैं, उनको जैम भी कर सकते हैं। जब ये इंटेल बंद कर दिया जाता है, तब ये एयरक्राफ्ट वर्चुअली इनइफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आपको रियल टाइम सिग्नल्स नहीं मिलते, रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो जिसके कारण ये जो F-16 है, अब इनको यूज़ नहीं किया जा रहा है। इसके बदले वो मिराज 2000 यूज़ कर रहे हैं और मिराज 2000 अभी एक तरह से रशियन मिसाइल्स को वो एक तरह से वो वो उनको शॉट डाउन कर रहे हैं। अब आपने जैसे बताया कि 35 F-35 जर्मनी हुँ, ने अमेरिका से लिया है 8.3 बिलियन या $9 बिलियन से। ये तो हुँ, मतलब इनिशियल कॉस्ट है। उसके हुँ, अलावा उसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, उसका रनिंग कॉस्ट होता है,
क्योंकि ये F-35 जो होता है ना, ये एक नेटवर्क सेंट्रिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। मतलब आप एक ऐसा है कि आप एक अपने हिसाब से उड़ा नहीं सकते हो। इसकी जो भी लॉजिस्टिक सिस्टम्स है, उसकी भी इंफॉर्मेशन, कहाँ उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास जाती है, लॉकहीड मार्टिन के पास जाती है। इसके साथ ग्राउंड स्टेशन, उनके जो भी एक तरह से इनके पास एक और एक एयरक्राफ्ट जाता रहता है, इनके साथ अवैक्स बोलते हैं। तो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के हिसाब से एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड रेट रियल टाइम बिटवीन ऑल द सिस्टम। जब ये टोटल सब सिस्टम्स होता है, तब जाके ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और एक तरह से दिस F-35 इज द ऑफेंसिव फाइटर जेट। मतलब आप इसको एनिमी के टेरिटरी में भेज दीजिए, उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा, बम डाल के वो वापस आ जाएगा। अब ये देखिए जो यूक्रेन में हुआ है, अब अमेरिका वही चीज शायद F-35 के साथ इस अ, 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 जर्मनी के साथ भी कर सकता है। तो जर्मनी वाले बोल रहे हैं कि इतना सारा पैसा देख के अगर हमारे पास ऑपरेशनल ऑटोनॉमी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ 3-4 साल पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद थे शायद, उन्होंने देखा था कि उनके पास F-18 फाइटर जेट थे। जब उन्होंने उसका मतलब अटैक करने के लिए उन्होंने उसकी प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, तो उसके लिए भी परमिशन अमेरिका से चाहिए थी। तो उन्होंने खुद ही बोल दिया, अटैक तो अच्छा है बट हमें हर चीज के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। यहाँ तक बात आती है कि ये जो अ, साउथ कोरिया के पास, जिसके पास F-35 है, एवरी डे उनके पास एक पासवर्ड आता है, और वो पासवर्ड डालने से ही वो जेट काम करता है। ये अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है, बट लोग बता रहे हैं, तो मतलब से में ये हम सुनाई दे रहा है। पर आप सोचिए, कभी अगर युद्ध में हम यूज करना चाहें और उस दिन अमेरिका हमको धोखा दे दे, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है अंबर जी, इसमें 8 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड है। इसके अंदर सारा मतलब उसका वेपन सिस्टम, उसका नेविगेशन सिस्टम, राडार, जो भी है सब चीज इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। इसके अंदर आप कुछ भी चाहे तो अमेरिका आपको वो सोर्स कोड नहीं देता है। और आप अगर कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहो तो आप कर नहीं सकते हो। आप इसके अंदर अगर इसके कंपोनेंट चेंज करने कोशिश करोगे, तो वो होने नहीं देगा। यहाँ तक कि अगर आपने कोई भी चीज, मतलब आप सोच लीजिए, कभी दूसरा कुछ ट्राई भी किया कि आप करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इसको अनइफेक्टिव बना देता है। और एक तरह से आपको अगर सॉफ्टवेयर अपडेट्स ना दे, वो आपको कुछ रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग ना करे, तो ऑटोमेटिकली ये प्लेन का कोई यूज ही नहीं है। क्योंकि ये प्लेन तभी काम का है, तभी इफेक्टिव होता है, जब इसका इन रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है। जैसे लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन है, मिसाइल इंफॉर्मेशन है, तो एवरीथिंग इज शेयर्ड। तो कहीं न कहीं अब जर्मनी को लग रहा है कि उन्हें एक ऑपरेशनल ऑटोनॉमी चाहिए। तो ये भी बताना पड़ चाहता हूँ कि अभी यूरोपियन यूनियन 55% अपना अपना आर्म्स वो अमेरिका से ही लेता है। और ये जो F-35 है, उसको सिर्फ अमेरिका नहीं बनाता, उसको एक 8-10 कंट्रीज बनाता है। बट इसका जो कंट्रोल है सब, ये अमेरिका के पास ही है। अमेरिका पूरा कंट्रोल इसके पास रखता है, मतलब वो जब चाहे कोई भी प्लेन को डिसेबल कर सकता है। जी, अभी उमेश जी, अब इससे ये सवाल ये उठता है जो अभी एरो शो हुआ था हमारे देश में, उसमें रशिया का भी सुखोई आया था, अमेरिका भी का भी F-35 आया था और प्लस जो हमारे आमका को लेकर जो डिबेट एक छिड़ी हुई है, वो भी है। अब सवाल ये पहली बार ईस्टर्न और वेस्टर्न जेट्स एक साथ भारत में डिस्प्ले हुए थे। अब लोगों ने सवाल ये करना शुरू कर दिए क्योंकि अभी यूरोपियन यूनियन के सामने जो कंसर्न है, जो जर्मनी ने बोला है कि उनके पास अपना पूरा किल स्विच सिस्टम है जब वो जेट्स को इनफेक्टिव कर सकते हैं। तो ऐसे में भारत से के सामने जब अमेरिका ने ऑफर रखा, जब प्रधानमंत्री मोदी खुद अमेरिका गए थे और हालाँकि रशिया के से भी ऑफर है। अब ये है कि ऐसे में जब यूरोपियन यूनियन जो उनका इतना लंबा अलाय रहा है, उनको भी इतना डर अमेरिका से लग रहा है, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं अपने वेपन सिस्टम को लेकर और बड़ी महँगी डील होती है।
हज़ारों करोड़ों का खर्चा होता है, अरबों का। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत के लिए क्या सही रहेगा? आमका पे भी फ़ोकस किया जाए क्योंकि वो भी वो जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर ही वो प्रोग्राम फ़ोकस्ड है। तो क्या भारत को क्या करना चाहिए या क्या कर सकता है भारत? देखिए, इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि भारत ने स्टार्टिंग से ही ऑपरेशनल ऑटोनॉमी की बात रखी थी। मतलब हम चाहे तो जेट जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं। हमको अगर जेट ऑपरेट करना है अगर चाइना के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो हमको अमेरिका या रशिया की या फ्रांस की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया ने अपना जो डिफेंस सिस्टम्स है अगर इम्पोर्ट भी किया है, तो किसी के ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं है। उनका हुँ, कुछ ज़्यादा आज सबसे ज़्यादा रशिया ज़रूर है, पर सेकंड नंबर पे फ्रांस आता है, थर्ड पे इज़राइल आता है, फोर्थ पे अमेरिका आता है। तो वेल डाइवर्सिफाइड सिस्टम्स है। उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट है, फ्रेंच मेड भी है, हमारे पास रशियन मेड भी है, हमारा इंडिजिनस तेजस भी है। ठीक है, इसको मैनेज करना मुश्किल होता है क्योंकि 3-3 डिफेंस सिस्टम्स को तो उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके आपस में चलाना, इट इज़ रियली डिफिकल्ट बट भारत ये काम कर रहा है। वी शुड एप्रिशिएट आवर थिंग्स। बट अब यूरोप को समझ में आ गया है कि ऑपरेशनल ऑटोनॉमी क्या होता है। आप पैसा भी खर्चा कर रहे हो, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट भी रह रहे हो, फिर उनके व्हिम्स एंड फैंसीज़ के हिसाब से आप जेट यूज़ कर भी नहीं पाओगे तो क्या मतलब है? अब उनको समझ में आ रहा है कि हमें अपना खुद का जेट बनाना पड़ेगा और वो लोग अपना 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यूरोप में 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक फ्रांस चला रहा है और एक यूके चला रहा है। दोनों अलग-अलग 3-3 कंट्रीज़ के साथ चला रहे हैं और उन्होंने भारत को भी इनवाइट किया है कि आप हमारे साथ जॉइन कर लीजिए। देखिए, भारत ने अभी रफ़ाल लिया था, आपको याद है 2016 में। उसके अंदर बताया जाता है कि फ्रांस ने बोला था कि कुछ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र करेगा और वो यहाँ पे जेट्स बनाएगा, पर हुँ, फ्रांस ने अभी तक वो काम नहीं किया। फ्रांस ने हमको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी है, पर हमें आईपीआर जो चाहिए था, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र चाहिए था, वो अभी तक नहीं किया। तो फ्रांस के साथ ये प्रॉब्लम है, वो आपको आईपी राइट्स नहीं देगा। देखिए, रशिया के साथ ऐसा है कि रशिया हमारे साथ अब टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हुआ है। आपने देखा होगा कि सुकोई 57 के लिए उन्होंने बोल दिया है कि हम आपको अ, भारत के अंदर ही आप प्रोडक्शन चालू कर सकते हो। आप उसका टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र भी दे देंगे, आप लोकल कंपोनेंट्स भी यूज़ कर सकते हो, आईपी राइट्स भी दे देंगे और हम आपके एमका प्रोग्राम के अंदर भी आपको हेल्प करेंगे, इंजन के लिए भी हेल्प करेंगे। तो जैसे आपने बताया है कि जब तक हमारा इंडिजिनस प्रोग्राम एमका ऑपरेशनल नहीं होता है, तब तक हम बाहर के पावर्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि रशिया के अंदर भी आपने देखा है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है और उनके बहुत सारे कंपोनेंट्स चाइनीज़ भी हो सकते हैं। तो वो एक रिमोट किल स्विच कर सकते हैं। तो अंबर जी मेरा ये मानना है कि अभी वी शुड राइट अवे नॉट कंसीडर दिस F-35 क्योंकि बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि अमेरिका को प्लीज़ करने के लिए हमको 18 प्लेन लेना ज़रूरी है। फिर बाद में ये भी बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा कि ये जो एशियन नेटो है, जो हमारा ये इंडो पैसिफिक में क्वाड है, उसके साथ ऑपरेशनल अ ऑपरेशनल करने में एक तरह से सामंजस्य और कोऑर्डिनेशन हो सकता है। तो भारत एक तरह से लिमिटेड नंबर ऑफ जेट शायद लेगा, ये मेरा मानना है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बोल नहीं सकता, पर हमारे एयरक्राफ्ट चीफ ने बोल ही दिया है कि हम रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन तो ले नहीं रहे हैं कि आपका जेट अच्छा दिखे, तो हम ले लेंगे और आपका बेस प्राइस ही $80 मिलियन पे है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? तो आप ये देखिए कि अभी जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और आईपी राइट्स तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट जब साइन करते हैं तब बोलते हैं, पर एक्चुअल में काम करते भी नहीं है। और अपना जो कावेरी इंजन के अंदर भी डिले फ्रांस के कारण ही हुआ है क्योंकि वो हमें एक तरह से टेक्नोलॉजी देता नहीं है। करार करना चाहे तब बात करेगा और अमेरिका के साथ तो हमारे प्रॉब्लम चल ही रहे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर्स के पूरे पैसे दे दिए, अभी तक उन्होंने डिलीवर नहीं किया और को मालूम है कि वो हमको जो जीई के F-04 इंजन है, जो लास्ट ईयर तक 18 इंजन आने थे, उन्होंने सिर्फ 2 इंजन भेजे, ठीक है? और F-414 जो एमटा के लिए हमने माँगा था कि 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ, उसका अता-पता ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। $1 बिलियन नहीं, $1.5 बिलियन देना पड़ेगा। तो अब क्या है अमेरिका अपनी दादागिरी कर रहा है और आपको मालूम है 2-3 दिन पहले इंडो इंडिया
का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, वहाँ पे कॉमर्स मिनिस्टर या उनके कॉमर्स सेक्रेटरी लुटविक है, उन्होंने बोल दिया कि आप रशियन सिस्टम मत लीजिए, हम आपको अमेरिकन डिफेंस सिस्टम देंगे, हमारे सिस्टम बेस्ट है। बट उनको जब पूछा गया कि प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट तो आपने हॉनर नहीं किए, तो हम आपके ऊपर भरोसा कैसे करें, उसका जवाब नहीं दिया। तो कहीं न कहीं ये बात इसके लिए कर रहा हूँ कि वी कैन नॉट ट्रस्ट अमेरिका, क्योंकि हेनरी किसिंजर ने खुद बोला है, टू बी द फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज डेंजरस, टू बी एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस, टू बी अ फ्रेंड इज फेटल। तो अब ऐसा है कि अमेरिका के ऊपर यूरोपियन यूनियन विश्वास नहीं कर सकता, जापान विश्वास नहीं कर सकता, साउथ कोरिया विश्वास नहीं कर सकता। हम तो अच्छा हुआ हम बच गए हैं, हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ये है कि इंजन, हम हमारा कावेरी इंजन भी बना रहे हैं, हम अपना एक तरह से इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम भी बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि हम अपना ऑपरेशनल ऑटोनॉमी हमने छोड़ा नहीं है। इनफैक्ट रशिया के साथ जो हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में भी हमने पैसे दिए थे, पर जब हमारे स्पेसिफिकेशन के साथ नहीं हुआ, हमने उस प्रोग्राम से हट गए थे। तो आप ये समझ जाइए कि भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये बात विश्व समझ चुका है, यूरोपियन यूनियन भी अभी समझ चुका है। इसके लिए आपने देखा कि उर्सुला वॉन डेर लेyen भारत आई थी और उन्होंने बोला था कि हम डिफेंस कोऑपरेशन चाहते हैं आपके साथ। उसके बाद बेल्जियम वाले आए थे, आपने बताया कि रफाल का जो नेक्स्ट वेरिएशन है, नेक्स्ट F5 है, उसका भी वो प्लांट भारत में ओपन करना चाहता है। तो कहीं न कहीं भारत की जो बात है, एवरीबॉडी इज़ एग्रीइंग नाउ। तो यही बात मैं सबको आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जी, लेकिन जो एमका की हम बात कर रहे थे क्योंकि जब से सुखोई और F-35 दोनों एरो शो में आए हैं तो और अब एक नया ही यहाँ पे मोड़ आ गया है पूरी सिचुएशन में। जब तक वो एरो शो हुआ था तब तक यूरोपियन यूनियन और नेटो वाली ऐसी सिचुएशन नहीं बनी थी। लेकिन अब जबकि पूरा जो ग्लोबल डायनामिक्स है वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत जो अपने इंडिजिनस प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपने कावेरी की भी बात की, हम एमका की भी बात कर रहे हैं। तो वो कितना अहम हो जाता है और क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि डीआरडीओ ने कोई ना कोई डेवलपमेंट किया होगा क्योंकि इतने क्रूशियल डेवलपमेंट्स होते हैं तो उनको इतनी जल्दी पब्लिक नहीं किया जा सकता है। तो उस दिशा में भी तेज़ी से काम किया जा रहा हो क्योंकि अब सिक्योरिटी सिस्टम और इस सब को लेकर पूरा जो डिफेंस सिस्टम है जब यूरोपियन नेशन ही नहीं यूएस पे विश्वास कर सकता है जी या जो यूरोपियन नेशन के साथ हो रहा है वो भी तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि हम किस दिशा में हमें फोकस करने की जरूरत है। देखिए, हमें हमें तो अभी अमेरिका के बारे में मालूम पड़ ही गया, जो GF404 इंजन के साथ उन्होंने किया है, हमारी सप्लाई रोक दिया और वो हुँ, सारे इंजन साउथ कोरिया को भेज रहे हैं। तो हुँ, इसमें क्लियर कट बात है, अमेरिका के ऊपर भरोसा ही नहीं कर सकते। सिंपल है, आपको अपना इंजन खुद बनाना ही पड़ेगा। अब आपको एक ही चीज़ है, भले ही आप बैक स्टील बोरो जो करना है आप करिए, अपना इंजन बनाइए। आप भारत के अंदर मेरे हिसाब से जो जीटी आ रही है, उसको डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर आ जाना चाहिए, उसको रिपोर्ट लेना चाहिए। और जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट काउंसिल है, उधर भी थोड़ा चेंजेस लाना ज़रूरी है। वहाँ पे भी जो ऑफिशियल्स बैठे हैं, वो कोई उनके पास कोई विज़न नहीं लग रहा है। क्योंकि आप सोचिए, ये जो जो हमारे फाइटर प्लेन है, वो पिछले 10 साल में हमने शायद 100 प्लेन हमने खो दिए। ये अभी थोड़े दिन पहले भी जैगुआर प्लेन क्रैश हो गया था। तो वो शायद 100 से कम भी हो सकते हैं, पर हम देखते रहते हैं हर 2-3 महीने में हमारा कुछ ना कुछ एक प्लेन तो जाता ही है। तो उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इतने सालों तक आप सिर्फ़ ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए हैं, आप कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हो। आपको मालूम ही है कि आपके इतने जेट्स कम हो चुके हैं और इतने जेट्स क्रैश हो चुके हैं। आपको रिप्लेनिशमेंट तो चाहिए। आईएएफ चीफ आपको 10 बार बोल चुके हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उन्होंने बोल दिया पिछले 10 साल में 40 जेट भी नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ़ 36 जेट दिए। क्या रहे हो? आप मज़ाक करके रखा है क्या? तो इनफैक्ट मुझे हिसाब से जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट काउंसिल है, इन लोगों को नोटिस में रख दो, अगर आप परफ़ॉर्म करो तो ठीक है, नहीं तो आप चलते रहो और प्राइवेटाइज़ करो एचएएल को, उनके ऑपरेशंस को। डायरेक्ट उसको रिपोर्टिंग करो प्राइम मिनिस्टर के अंदर, तब जाके काम होगा। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये बात नहीं हो सकती क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स कोई काम करते नहीं हैं। भले आप कुछ भी बोल दीजिए, आपने देख ही लिया कि
38 साल हो गए कावेरी इंजन बनाते-बनाते। ये कर क्या रहे इतने साल से? इनके पास कोई टैक्स पेयर्स का पैसा ये लोग दूर कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अब अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। वो हम क्वेश्चन्स पूछना चाहिए और हम पूछेंगे। जी, बिल्कुल और सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि डीआरडीओ के डिलेज़ की वज़ह से काफ़ी असर पड़ रहा है जो इंडिया का पूरा जो पूरा ये डिफेंस सिस्टम है, हम अब आईएएफ ये चीफ ने भी खुद बोल दिया। आप देखिए आईएएफ चीफ को बोलना पड़ा मीडिया के सामने। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? अगर ये स्टेटमेंट आता है तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा इनएफिशिएंट ऑर्गनाइजेशन है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट काउंसिल और डीआरडीओ के जो ये एरो इंजन बना रहे हैं या तेजस के अंदर ये लोग जो कर रहे हैं, तो उनको मालूम नहीं है क्या कि क्या ये अमेरिका इतना डिले क्यों कर रहा है? उनको पूछना चाहिए। नहीं है तो अमेरिका नहीं नहीं ये चेक किया तो इतने साल बैठे क्यों थे? प्लान बी, प्लान सी की क्यों नहीं बात कर रहे थे? अब आप बोलते हो कि हम साफ्रान से बात कर रहे हैं, हम रशिया से बात कर रहे हैं, हम रोल्स रॉयस से बात कर रहे हैं। इतने साल क्या कर रहे थे साहब जनाब? आप अब जबकि इंटेंस पब्लिक स्क्रूटनी आ रहा है तब जाके आप जग रहे हो और तभी भी अभी बातें कर रहे हो, कमिटी बनाओगे। काम तो नहीं हुआ है ना, सिर्फ बातें हो रही है ना एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल और काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि जो फ़िलहाल यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच सिचुएशन डेवलप हुई है, उससे ये तो साफ पता चलता है कि अपनी डिफेंस सिस्टम को लेके भारत अमेरिका पे उस तरह से भरोसा नहीं कर सकता, जिस तरह से करना चाहिए और वैसे भी कहा जाता है कि अमेरिका किसी का भी दोस्त नहीं है और ऐसे में जो इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेके, इंजन्स को लेके बात हो रही है, वो कितना आवश्यक हो जाता है, ये हम सब समझ सकते हैं। क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में होती है। वैसे भी जब हम बस में और ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो उसमें लिखा होता है अपने सामान की खुद स्वयं सुरक्षा करें। तो व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्री बॉर्डर सिक्योरिटी, इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव आवर ओन डिफेंस सिस्टम जो भारत में ही बना हो, जो हमारा खुद का हो और इतना पैसा लगाकर आप किसी से जेट्स खरीदिए, फिर उसके बाद वो जो फाइटर्स हैं, वो किल स्विच सिस्टम उसका हो, तो फिर मतलब क्या ही फ़ायदा है। ज़रा यूरोपियन यूनियन के सामने जो सिचुएशन है, वो बहुत ही दयनीय है और बहुत कंसर्निंग भी है। उमेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम, अम्बर जी। जय सिया राम।